तो शारंगधर वैशिष्ट है। ठीक है, देखते हैं। तो बेटा शारंगधर में 3 खंड है। पूर्व खंड के अंदर 7 अध्याय है, मध्यम खंड 12 अध्याय, उत्तर खंड 13 अध्याय। तो 3 खंड है, तीनों के चैप्टर्स के नंबर लिखे हुए हैं, आपको याद रखने हैं। प्लस इसमें ऐसे भी सवाल आ चुके हैं किस भाग के अंदर किस चीज का उल्लेख है। तो पूर्व खंड जहाँ 7 अध्याय हैं उनमें परिभाषाएं हैं, सामान्य परिचय और रोग विज्ञान है, इसमें नहीं आता सवाल। ठीक है, एक इसमें एक चीज आ जाती है बस, दीपन पाचन द्रव्यों की सावधारण व्याख्या ना, वो कहाँ है? तो वो यहीं पे आता है पूर्व खंड के अंदर, तो वो याद रखना। मध्यम खंड 12 अध्याय है, कह रहे हैं औषध कल्पनाएं हैं इसके अंदर, अगेन कोई खास बात नहीं है। तीसरा पूछ लेते हैं उत्तराखंड वाला, कि ये 13 अध्याय है, इनमें पंचकर्म और नेत्र विज्ञान का उल्लेख है। तो पंचकर्म का उल्लेख कहाँ है? तो उत्तराखंड के अंदर है, कहने का मतलब है। प्लस नंबर ऑफ चैप्टर्स को याद करने की ट्रिक ये हो सकती है, अगर ध्यान से देखोगे कि नंबर ना बढ़ रहे हैं। जैसे आपको सुश्रुत में पढ़ाए होंगे कि वात पित्त कफ का संशमन करने वाले कितने कितने गण हैं सुश्रुत के, तो कितने कितने हैं? 9 11 17। सर 9 9 11। 9 11। ठीक है, 9 11 17। ठीक है, तो जैसे बढ़ते हुए क्रम में थे उसी तरह बढ़ते हुए क्रम में है 7 12 और 13, कहने का मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 7 12 और 13, तो कुल है 32 अध्याय, 32। कुल श्लोक 2600 श्लोक है। जो कुल श्लोक की संख्या है वो 2600 है शारंगधर के अंदर, याद रखोगे नंबर। चूर्ण स्नेह आसव और अवलेह में प्राय श्वेत चंदन उपयोगी है, तो हम ऐसे याद रखते हैं कि सभी जगह ना श्वेत चंदन यूज होता है, एक्सेप्ट 2 जगह। तो लिख सकते हो कल्क, और दूसरा मुस्कान। कल और लेप, मतलब क्वाथ और लेप। क्वाथ और क्वाथ और लेप है? लेप। यस। अच्छा, क्वाथ और लेप है, जो कल्क ध्यान आ रहा है। ठीक है, क्वाथ लेप बता रही है मुस्कान, क्वाथ और लेप कर लोगे, क्वाथ और लेप को छोड़ के बाकी सभी जगह। ठीक है, श्वेत चंदन, माफ करें, श्वेत चंदन उपयोगी है। उन 2 जगह पे रक्त चंदन, बाकी सभी जगह श्वेत चंदन। ठीक है, आगे देखिए सावीर्यता अवधि, मतलब वही पोटेंसी। एक आपको लेक्चर दिया था मैंने भी सीसीआईएम वाला, तो वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, याद कर लेना उसको। नहीं पढ़ा है, काम तो मना करके नहीं पढ़ा इसने भी। चलो सवाल करूंगा थोड़ी देर में, पता चलेगा। 1 वर्ष के बाद वानस्पतिक द्रव्य वीर्यहीन हो जाता है। ठीक है, तो वनस्पतिक द्रव्य यानी कि कास्ट औषधियों से जो आप मेडिसिन बनाते हो, कहना चाह रहे हैं 1 वर्ष के बाद वो मतलब यूज की नहीं रहती। चूर्ण 2 मास के बाद वीर्यहीन होता है। वटी और अवलेह 1 वर्ष के बाद। स्नेह कल्पना 1 वर्ष 4 मास, ध्यान से देख लेना। ठीक है, यानी कि 16 माह हो गए, 16 माह। ठीक, जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें ऑप्शन 1 वर्ष भी होगा, 4 मास भी होगा, 16 मास भी होगा। तो ध्यान रखना, किसने 16 माह। ठीक है, तो 1 वर्ष के बाद वानस्पतिक द्रव्य, चूर्ण 2 मास, वो भी जरूरी है। और अवलेही भी याद कर लेना कि 1 वर्ष के बाद विरहीन हो जाता है। और आपने आसव अरिष्ट पढ़ लिए होंगे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आसव अरिष्ट धातुएं और रस औषधियां जितने पुराने उतने गुणवान होते हैं, लेकिन आपको वहां पढ़ाया गया होगा कितने वर्ष पुराने? 10 years. 10 10 ईयर्स ठीक 10 है। years। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सभी कार्यों के लिए औषधि का ग्रहण शरद ऋतु में करना चाहिए, शरद ऋतु में। और एक और वर्ड है, लिखना चाहो तो सारस, सरस यानी ताजी ताजी लेनी चाहिए, फ्रेश। तो सभी कार्यों के लिए शरद ऋतु में और सरस लेनी चाहिए मेडिसिन, लेकिन वुमन विरेचन के लिए बसंत के अंत में लेते हैं, बसंत के अंत में लेते हैं मेडिसिन। यही मुझे बता दोगे मंजिता, विरेचन द्रव्यों में किन महाभूत की प्रधानता होती है? तो वायु की से। बेटा कैसे काम चलेगा, बहुत गड़बड़ कर रहे हो। और कोई? जल और जल पृथ्वी और पृथ्वी। जल। जल और है ना? पृथ्वी। हाँ बेटा देखो, मैंने क्या कहा, वायु कहना तो मतलब ये अपराध नहीं है, है ना? ये वो है सबसे बड़ा अपराध, कि वायु कह दे कोई, या आकाश कह दे विरेचन द्रव्यों के अंदर, मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हो आप। ये नहीं करनी है ऐसी गलती बेटा। कम से कम पृथ्वी कह दिया होता तो ये तो चलो एक याद नहीं आया, है ना? ऐसी गलती नहीं करो। नेक्स्ट है ग्राह्य अंग। ये बहुत जरूरी पार्ट है शारंगधर का, ध्यान से देखना। कहने जिनकी मोटी जड़ें हों जिन वृक्षों की, उनका मूल त्वक ग्रहण करना चाहिए, यानी बार्क उनकी लेनी चाहिए। ठीक है, मूल त्वक। सूक्ष्म मूल वाले पौधों में संपूर्ण पौधा लेते हैं, जैसे शंख पुष्पी की हम लोग बात करते हैं कि पंचांग ग्रहण किया जाता है ना, तो जिनमें भी लकड़ी नहीं होती, आप ऐसा मान लो, ऐसे वाले जो पौधे होते हैं, तो उनको पूरा का पूरा पौधा इस्तेमाल हो जाता है उनका। ठीक है, तो सूक्ष्म मूल हो तो कह रहे हैं संपूर्ण ग्राह्य है उसका पंचांग लेना है। न्यग्रोध्र की त्वचा इस्तेमाल होती है, ध्यान रखना, न्यग्रोध्र की त्वचा। बीजक का सार, बीजक का सार। तालीश के पत्र, तालिश पत्र,
त्रिफला के फल, नाम ही है त्रिफला। धातकी का फूल इस्तेमाल होता है। स्नोही का शीर हम लोगों ने देखा है, तीक्ष्ण विरेचन कराने वाला। विदारी कंद, नाम ही है उसका विदारी कंद, तो कंद इस्तेमाल होता है। सर्ज का गोंद, ठीक है, तो गोंद जो निकलता है वो सर्ज का गोंद होता है। अक्षोटक की मज्जा इस्तेमाल होती है, मज्जा। तो इनको आप याद रखना, ये बहुत जरूरी पार्ट है, किसका क्या पार्ट इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी उन्होंने दी है, कि कहीं कोई द्रव्य का उल्लेख नहीं है, लिक्विड का उल्लेख नहीं है, तो कौन सा द्रव लेना चाहिए, मतलब हाँ, तो जल लेना चाहिए, है ना। कोई औषधि 2 बार अगर लिखी हुई है किसी योग के अंदर, तो कितना लोगे उसको, तो डबल अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, सब सारंगधर की हैं, आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, जो अपने नोट्स पढ़ेंगे वहां भी लिखा है। नेक्स्ट आ जाओगे, औषध सेवन काल। अब बेटा ये वाला पूरा पार्ट मैं अलग जगह पढ़ाता हूँ, तो इसको मैं यहाँ कवर नहीं करूंगा, फालतू टाइम देने वाली बात है। किसी को अपना रिवाइज करना है, जल्दी से देख लो, चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार। तो प्रातः काल कह रहे हैं वमन विरेचन के लिए। अब सबको ध्यान होगा, उपकल्पनीय अध्याय पढ़ चुके हैं सारे लोग, चैप्टर नंबर 15 चरक सूत्र का आप लोगों ने देखा है। फिर आहार्य नैशे जीर्ण, इस तरह करके कुछ शब्द आए हैं ऐसे, है ना, कि सुखपूर्वक सो के उठाया है, सुप्रजीर्ण भक्तम, ऐसे करके शब्द है। ठीक है, वमन में विरेचन में भी। फिर रात्रि का खाया जीर्ण हो गया, स्नान वगैरह कर लिया उसने, फिर देने हैं वमन विरेचन की तरफ। द्वितीय काल, तो अपान वायु की विकृति में भोजन आग्रह, औषध का प्रयोग। समान वायु की विकृति में भोजन के मध्य, व्यान वायु की विकृति में भोजन के अंत में, है ना। अंतर कहाँ किया है शारंगधर ने, कौन बताएगा। जो डिफरेंस है चरक से, वो कौन सा डिफरेंस है, मेज जी याद रखना है। उदान उदान समान वायु के और व्यान। ठीक उदान है, ठीक है बेटा, अभी बात कर लेते हैं चलो। तो यहाँ तो देख लेना, द्वितीय काल अपान वायु की विकृति में भोजन के कह रहे हैं स्टार्टिंग में। समान वायु, क्योंकि समान वायु कहाँ रहती है, लगभग मिडिल में रहती है हमारे, है ना, शरीर में, भोजन को पचाती है, तो भोजन के मध्य दे रहे हैं। और व्यान वायु कह रहे हैं भोजन के अंत में। तो हमने ऐसे याद किया था कि कोई विमान से अगर जा रहा है, प्लेन से जा रहा है कोई, तो क्या करेगा, वो पहले अपने घर से खाना खा के जाएगा, कि भाई वहां कुछ मिलेगा नहीं, तो खा के चलो, ये बहुत महंगा मिलेगा एयरपोर्ट पे। तो विमान में जा रहे हो तो भोजन के अंत में, ऐसा करके हमने याद किया था कि भोजन करने के बाद जाना है, ठीक। फिर देख रहे हो हिक्का क्षेपक कंपवात, इनमें कह रहे हैं भोजन की शुरुआत में और भोजन के अंत में, दोनों समय औषध का प्रयोग। अच्छा, 2 बार हिक्का क्षेपक कंपवात में, 2 बार, भोजन के पहले भी बाद में भी। तृतीय काल है इनका सायकाल, ये काफी जरूरी है, क्योंकि ये मेजर डिफरेंस है चरक का और शारंगधर का। चरक क्या कहते हैं कि साग्रास और ग्रासांतर, प्राणवायु की विकृति में देना है। और भुक्त अंत्य, मतलब भोज, साग्रास ग्रासांतर भोजन के बाद, हाँ ठीक है, शाम के भोजन के बाद, ऐसा हम याद रखते हैं। तो वो लिखा उन्होंने उदान वायु की विकृति में। लेकिन यहाँ शारंगधर ने क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया है, ये बहुत जरूरी बात है। ये दोनों पॉइंट चरक और शारंगधर के उल्टे हैं बिल्कुल। तो साग्रास और ग्रासांतर शारंगधर ने लिखा उदान वायु की विकृति में। और ये भोजन के पश्चात वाली बात जो है, शाम को, ये लिखा प्राणवायु की विकृति में, शारंगधर ने, तो उल्टा कर दिया। नेक्स्ट है मुहुर्मुहु, बार बार, तृष्णा, छर्दी, हिक्का, श्वास और विविध गर्भ विषयों में। ठीक, तो इसमें मेनली कैसे याद रखना आपको, कि जो चीजें बार बार होती हैं, कि प्यास बार बार लगती है, जब कभी वॉमिटिंग होती है तो बार बार होती रहती है लोगों को, है ना, कि आज मुझे वॉमिटिंग आ रही है, कई बार किसी को आ चुकी होती है। हिचकी जब आना शुरू होती है, तो पूरा दिन की हिचकी चल रही है, इसको रुक नहीं रही है ना। ऐसे ही कि श्वास रोग है, किसी को है सांस की बीमारी, तो है ही उसको, फिर बार बार मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो इन सब में मुहुर्मुहु लिखा है, मतलब अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है फिर रात्रि के समय, तो ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में, लेखन के लिए और भ्रंगण के लिए रात्रि के भोजन के पूर्व औषध का प्रयोग करते हैं। 2 पॉइंट हैं जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा है वो लिख सकते हो, कि जो मुहुर्मुहु वाला काल है, फोर्थ वाला, तो वो तो है बेटा साग्रास, साग्रास यानी भोजन के साथ। और रात्रि वाला जो काल है ना, ये होता है विदाउट भोजन, ठीक है, निरान। तो यहाँ बिना भोजन कराए सिर्फ मेडिसिन देनी है। तो ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में, लेखन और भ्रंगण के लिए, रात्रि के भोजन के पूर्व, ठीक है, मतलब यहाँ भोजन खिलाते ही नहीं है, बिना भोजन के ही आपको मेडिसिन देनी है, तो ये बात ध्यान रखना। इस पे सवाल आ चुके हैं। प्लस ये भी बता दूं, अगर आपने नहीं पढ़ा पहले, कि ये जो काल लिखे हुए हैं ना, शारंगधर में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि मान लो कि अपान वायु की विकृति में भोजन के पहले औषध का प्रयोग करना है, ऐसा शारंगधर ने किस औषध काल में कहा है, तो द्वितीय औषध काल के अंदर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ठीक है, इस तरह भी सवाल बनते हैं शारंगधर पे। आगे चलिए। रस 6 माने हैं, मगर लवण को पटु रस नाम दिया है, तो देख लेना, लवण को पटु रस करके कहा है इन्होंने। ऋतु विभाग से राशियों का उल्लेख किया है, सबको याद होंगी, जल्दी जिसको पूछूं वो जवाब देना सर, ठीक है, बाकी नहीं। सूरज, सूरज, जी जी शरद सर। ऋतु, शरद ऋतु,
शरद ऋतु कैसा? हाँ बेटा, शरद ऋतु, शारंगधर। मतलब क्या? शरद ऋतु। क्वेश्चन समझ आ गया होता बेटा, पढ़ा गया होता तो। चंचलेश। शरद ऋतु सारंग। शरद ऋतु चंचलेश। अमित। शरद ऋतु सारंग। शरद ऋतु अच्छा सारंगर अच्छा। Yes, sir. हम्म क्या जवाब है? शारंगधर। शरद ऋतु के लिए उन्होंने जो ऋतु डिवीजन किया है वो किस तरह किया है? वो सर वो सर याद नहीं मेरे को, वो सर वृश्चिक शेफ वाला याद आ रहा शेफ अली। है। वृष और तुला। तुला और वृश्चिक। तुला और वृश्चिक है। ठीक है, शरद ने तोला बिच्छू को ऐसा याद किया था। नेक्स्ट बता देंगे शिप्रा। शिप्रा। जी सर। प्रावरट। सर उसका मिथुन और कर्क। मिथुन और कर्क सबको याद आ रहा है ना? तो वही वाली चीज है। ठीक है, माइक ऑफ कर लेंगे तो हम इसको रटेंगे नहीं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वही डिवीजन है। चैप्टर नंबर 6 जाके देख लेना, चरक सूत्र का मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ नहीं पढ़ रहे इसको, कोई सारा है। नेक्स्ट देखोगे यम दंष्ट्रा काल। माइक्स ऑफ कर लीजिए अभी। यम दंष्ट्रा काल। तो यम दंष्ट्रा काल जानते हो? बोलो किस किस ऋतुओं के लिखा है वैसे, चलो क्या देखोगे? तो कार्तिक और कार्तिक के, अगहन ठीक है स्वल्प बेटा। तेज में। ठीक है, कार्तिक के अंतिम आठ, अघन के प्रारंभिक आठ तक यम दंष्ट्रा काल कहलाते हैं। इन दिनों में स्वल्प भोजन करना चाहिए। इसका उल्लेख शारंगधर ने किया है, तो पढ़ ही रहे हो शारंगधर है। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है ऋतु संधि, वो कितने दिन की होती है? 14 14 दिन की। ठीक 14 है। दिन की होती है सर। ठीक है बेटा। जो ऋतु चल रही है उसके अंतिम 7 दिन, और जो आने वाली है उसके प्रारंभिक 7 दिन। ठीक, आगे चलिए। नाड़ी की परीक्षा शारंगधर ने ही बताई है, बहुत जरूरी है, देख लोगे। कह रहे हैं करस से अंगुष्ठ मूले या धमनी जीव साक्षिणी, यानी हाथ का, यानी कर का जो अंगूठा होता है उसके मूल में एक धमनी रहती है, जो जीवन की साक्षिणी है। मतलब उससे पता चलता है कि लाइफ चल रही है ना, पल्सेशंस आ रहे हैं तो। समझ गए? तो एक तो ये जरूरी बात है। और कह रहे हैं कि इसी से जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो सुख दुख का पता लगाते हैं कि व्यक्ति को कोई डिजीज तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। तो यहाँ नाड़ी बता रहे हैं किस तरह की नाड़ी होगी, कि वातिक नाड़ी कैसी होती है। यहाँ देखोगे, जलोका सर्पियोर गति, ये वर्ड ध्यान रखना है आपको। जलोका के समान गति होगी, जैसे जलोका की मूवमेंट होते हैं। और सर्प के समान वातिक नाड़ी की गति, जलोका और सर्प वाली। पित्तज नाड़ी देख पा रहे हो, कुलिंग काक मंडूक। ठीक है, तो मक्का करके वर्ड याद कर सकते हो, भूल जाओ तो। मक्का है ना, मक्के को भूनते हैं ना अग्नि के अंदर, उस तरह याद कर लो कि पित्त में मतलब पित्त यानी अग्नि। तो मक्का मतलब मंडूक, काक और कुलिंग, तीन चीजें हैं। कुलिंग काक मंडूक। नेक्स्ट है कफज नाड़ी कैसी होती है, तो हंस पारावत की गति जैसे, जैसे हंस चलता है, जैसे कबूतर चलता है, हंस पारावत। वर्ड ध्यान रखना है आपको बेटा, यही जरूरी बात है। सन्निपातिक नाड़ी, लावा तित्तिरवर्ती, है ना, सब पक्षियों के नाम है अलग अलग, आपको तो रटने हैं। तो लावा तित्तिरवर्ती। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द्विदोषज नाड़ी कैसी होती है, कि जहां दो दोष मिले हुए हैं। कदाचित मंदगमना, कदाचित वेगवाहिनी, तो कभी तो हल्की चलेगी, कभी तेज चलने लगेगी, तो वह है द्विदोषज। असाध्य, स्थान विच्युत, यानी आप पल्सेशन देखना चाह रहे हो और आपको मिल नहीं रहा है। कई बार आप लिखते हो ना कि पल्स बीपी नॉन रिकॉर्डेबल, इस तरह की स्टेटमेंट लिखते हो जब पेशेंट का डेटा लेते हो, तो वही वाली चीज है कि नाड़ी मिल ही नहीं रही है, स्थान विच्युत, अपने स्थान से हट गई है, तो वो है असाध्य नाड़ी, मतलब व्यक्ति जो है शायद बचने वाला नहीं है। और बता रहे हैं प्राणनाशन नाड़ी, स्थित्वा चलती, या सा स्मृता प्राणनाशने, अति क्षीणा च शीता च जीवितम हंति असंशय, कि बार बार रुक जाती हो फिर मिलने लगती हो, है ना। इसके अलावा बहुत क्षीण हो, बहुत शीत हो, थिन थ्रेडी पल्स हम जो कह देते हैं, इस तरह की जो नाड़ियां होती हैं वो भी व्यक्ति को मारने वाली हैं। तो ध्यान रखना, लोग इसको अक्सर द्विदोषज लगा देते हैं, स्थित्वा स्थित्वा चलती करके। ठीक है, या फिर ये अति क्षीणा चाशिता ऐसे वर्ड आ जाते हैं। तो ये प्राणनाशिनी का है, द्विदोषज के अंदर है, कभी खुशी कभी गम वाली बात, कदाचित मंद, कदाचित वेगवाहिनी, ऐसी वाली बात वहां आई है। नेक्स्ट है ज्वर में नाड़ी कैसी होगी। तो ज्वर कैसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, तो उष्ण होती है, प्लस आप जानते ही हो पल्सेशन बढ़ जाता है। कौन बताएगा कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे पल्स कितना बढ़ जाती है? 10 10 10। 10। 10 हाँ ठीक है, मतलब एक
वो तो एक रफ आइडिया हो गया हाँ इस रेंज के अंदर, लेकिन एग्जाम में जो हमारे यहाँ सवाल आया हुआ है वो एग्जैक्ट पूछा हुआ है करके। तो लगभग 10 बढ़ जाती हैं नाड़ियाँ, ठीक है। तो 10 के आसपास कह सकते हो, तो 10 आप याद रखोगे। ये क्वेश्चन लगवाया हुआ 10 से लगवाया हुआ, ठीक है। तो ज्वर में नाड़ी कैसी होगी, उष्ण होगी और वेगवान होगी। तो समझ आ रहा होगा कि उष्ण क्यों है, क्योंकि ज्वर है मान लो, और वेगवान भी इसीलिए कि पल्स बढ़ गई है तो ज्यादा वेग के साथ बह रही है। काम और क्रोध के अंदर अगेन, जब गुस्से में होते हो तब भी होता है कि आपका बीपी बढ़ जाता है, कई बार है ना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो काम क्रोध में भी कह रहे हैं ऐसी होती है, वेग वहा नाड़ी, वेग से बहती है वहां भी। दीप्त अग्नि, अग्नि दीप्त है आपके, यानी शरीर में लघुता है। अग्नि दीप्त का और शरीर में लघुता है ना, अदरवाइज तो क्या होता कि शरीर भारी भारी बन होता, वो सब होता। तो वैसी नाड़ी हो रही है लघु, लेकिन वेग के साथ बह रही है, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है बॉडी के अंदर। फिर है स्वस्थ पुरुष के अंदर स्थिर और बलवान होती है नाड़ी, है ना, एक मतलब जो नॉर्मल पेस है, जो आप हमेशा फील करते हो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, वैसी वाली चलती है, स्थिर और बलवान। मंदाग्नि और शील धातु, तो मंद तरा, मंद तरा मतलब कि आप जो आप सोचते हो किसी की नाड़ी अभी जो है समय के हिसाब से, मान लो कफज नाड़ी है, थोड़ा मंद चल रही होगी, तो कहने का मतलब है उससे भी मंद होगी, मंद तरा। यहीं पे लिखोगे एक पॉइंट, बोल दोगे बल्कि, ब्रेडिकार्डिया कब कहते हैं और टैकिकार्डिया कब कहते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया 60 से नीचे ब्रेडी होता है। अगर कम 60 रेडी से और नीचे आ टैगी गए 100 से ब्रेडिकार्डिया। ज्यादा 100 से ऊपर। करेक्ट है, तो लिख लोगे ब्रेडिकार्डिया पल्स लेस देन 60 पर मिनट, और टैकिकार्डिया पल्स रेट मोर देन 100 पर मिनट। ठीक है, तो 60 से 100 की रेंज जो है मतलब वो ठीक है, उससे कम है अगर 60 से तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से ऊपर है तो टैकिकार्डिया बोलते हैं उसको, तो वो भी याद रखना। तो खैर, यहाँ बात कर रहे हैं मंदाग्नि और शील धातु के अंदर, तो मंदतरा। रक्त विकारों में उष्ण और गुरु, क्योंकि क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है ना, और रक्त ही बढ़ गया, रक्त का विकार हो गया कोई मान लो, तो नाड़ी गुरु हो जाएगी, इस तरह करके याद रखो, और ज्यादा हैवीनेस आ गई उसके अंदर, जो वॉल्यूम है उसका। तो रक्त विकार, उष्ण और गुरु नाड़ी। नेक्स्ट है शुद्धित, भूखा है व्यक्ति, तो चपल नाड़ी, है ना, जब जब जैसे कोई भूखा होता है, जैसे चूहे वगैरह या जानवर कोई, तो भागता है ना कि उधर, तो उस तरह ही नाड़ी है व्यक्ति की, चपल हो गई। तो शुद्धित की नाड़ी चपल है। तृप्त है कोई व्यक्ति तो स्थिर नाड़ी, ठीक है, उसको आवश्यकता नहीं है कुछ भी खाने पीने की, तो नाड़ी भी वैसी है स्थिर। तो याद रख लोगे, जरूरी वाली जो है बेटा ऊपर वाली है वो, वात पित्त ये थोड़ा कफ। प्राण नाशक वाला पढ़ेंगे। प्राणनाश नहीं वाला बता रहा हूँ, मैं सारी बता रहा हूँ, ठीक है बेटा, मैं सारी बता दे रहा हूँ। इसको ये बड़ा देखो, वात पित्त कफ की आपको बिल्कुल रटनी है। वात वाले में जलों का सर्प, ठीक है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, जलों का में कंफ्यूजन होता है कि लोग पित्त के साथ रिलेट करते हैं उसको, बहुत सारे लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि जब किसी को कोई विकार हो, हाँ बेटा, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, वात पित्त कफज विकारों में क्रमशः शृंग जलों का अलाबू का प्रयोग करते हैं रक्त को निकालने के लिए, है ना। तो पित्त के साथ जलों का लोग वहां से रिलेट कर लेते हैं, तो वैसा मत कर लेना। तो जलों का और सर्प गति वातिक नाड़ी की है। दूसरी बात है, एक सवाल और आता है कि मृत सर्प के समान गति कहाँ मिलती है, तो उसका आंसर भी लिख लो, कफ के सामने लिख लोगे। हाँ बेटा, कफ के सामने लिख लोगे मृत सर्प के समान गति। तो अगेन अब याद रखोगे कि आपसे पूछे सर्प के समान गति कहाँ मिलती है, या आपसे पूछे मृत सर्प के समान गति कहाँ मिलती है, ठीक है, तो दोनों शब्दों में अंतर है। तो सर्प वाली वातिक में है, और मृत सर्प के समान जो है वो देख पा रहे हो कफज के अंदर, याद रखनी है, ठीक है। फिर पित्तज नाड़ी, मैंने मक्का करके वर्ड आपको बोला, तो कुलिंग काक मंडूक। कफज नाड़ी हंस पारावत, आप जानते हो हंस है वो पानी में रहता है, तो उस तरह याद रख सकते हो, और साथ में पारावत भी कह रहे हैं। सन्निपातिक लाभा तित्तिरवर्ती, लाभा तित्तिरवर्ती, बाकी कोई इतनी खास है नहीं, फिर मैं बता दे रहा हूँ, पूछने तो। दुई दोषज, कदाचित मन कदाचित वेगवाहिनी, असाध्य वाली या प्राणनाशिनी वाली, ये सारी हैं। सोच के देखो ना, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है कि अपने स्थान से हट गई है नाड़ी, आपको मिल ही नहीं रही है, या फिर अभी कोई आके लेके गया पल्स, उसने कहा कि भाई पल्स तो मिल ही नहीं रही, आप गए आपको मिल रही है, या फिर आपको भी नहीं मिली, थोड़ी देर फिर मिलने लगी, तो उस तरह की बात कह रहे हैं कि स्थितवा स्थितवा चलते, ये नहीं बचेगा ऐसा पेशेंट जो है, ठीक है। अति क्षीणा चा शीता चा, कि बहुत क्षीण है पल्स उसकी, कि आप फील करना चाह रहे हो, आपको फील ही नहीं हो रही है, इतनी लो वॉल्यूमिक है, तो ऐसी भी नाड़ी वाले जो रोगी हैं कि मतलब वो बचेंगे नहीं, उनके प्राणों का नाश हो जाएगा, क्लियर। बाकी कोई इतनी खास है ही नहीं कि आपको देखनी हो। एक देख सकते हो बल्कि आप, मंदाग्नि और शीड़ धातु वाली जो है, इसको याद कर लेना, मंदाग्नि शीड़ धातु वाले। आगे चलिए,
नेक्स्ट है नेत्र परीक्षा। तो कह रहे हैं वात की वजह से नेत्र कैसे होते हैं व्यक्ति के? रूक्ष, धूम्रवर्णी, अरुण और कोणगतम, मतलब धसे हुए। पैतृक में कह रहे हैं दीप द्वेषी नेत्र, कि पित्त की वजह से कोई दिक्कत है तो मतलब उष्ण चीजें जो अच्छी नहीं लगेंगी कहने का, तो इस तरह के नेत्र होंगे दीप द्वेषी। कफज में ज्योतिहीन और मलिन नेत्र होंगे। और त्रिदोष होंगे तो अंतर्मग्नम भ्रशम च सलील श्रावी नेत्रम, कि आंखों से अश्रु का श्राव हो रहा होगा और अंदर पूरी तरह से धस गए होंगे। अंतर्मग्नम भ्रशम मतलब बिल्कुल अंदर चले जाना। ठीक है, तो सवाल इस पे आता नहीं है तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, रहने दो। नेक्स्ट है जीवा परीक्षा। तो वात की वजह से शाक पत्र प्रभा। त्रिदोषज में परिदग्धा खर स्पर्शा, ये सब सुश्रुत के पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से नहीं आते सवाल ये। फिर कह रहा हूँ कि याद करने की जरूरत नहीं है आपको। सुश्रुत पढ़ाऊंगा मुख रोग सुश्रुत निदान के अंदर, तो वहीं पे देखने हैं, वहीं याद करने हैं। नेक्स्ट आती है बेटा मूत्र परीक्षा, इसको देख लोगे। और आप लोग को शायद बताया होगा, मूत्र की तेल बिंदु परीक्षा किस आचार्य की देन है, वो बता दो मुझे तो। योग रत्नाकर। योग रत्नाकर। योग योग रत्नाकर। रत्नाकर। ठीक है, और योग रत्नाकर के राइटर कौन है? मयूरपाद मयूर भिक्षु। भिक्षु। ठीक है बेटा, तो मयूरपाद भिक्षु। ठीक है, तो देख लोगे। तो यहाँ बता रहे हैं मूत्र परीक्षा में कि वात की वजह से मूत्र जो है पांडु वर्ण का होता है, पित्त की वजह से नील वर्ण का, रक्त की वजह से रक्त वर्ण का, कफ की वजह से फेनिल, धवल मूत्र मतलब टर्बिडिटी होगी थोड़ी उसके अंदर। चीजें तो अलग हैं, मन है तो देख सकते हो एक बार कि पांडु वर्ण जो होता है वो कफ की वजह से होता है, देखो, लेकिन यहाँ वात में लिखा है। इसी तरह कफ में फेनिल दे रखा है कैरेक्टर, फेनिल होना जनरली वात का कैरेक्टर है। ठीक है, तो फेन का आना वो वात का कैरेक्टर होता है, और पांडुता होना ये कफ का कैरेक्टर होता है, तो यहाँ उल्टे हैं। चाहो तो इसको आप देख सकते हो मूत्र परीक्षा में। ठीक, बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं, रीडिंग लगा लेंगे सर। कि अगर दूत सजीव दिशा में आकर बैठेगा तो रोग साध्य होगा। मतलब ये है कि दिन में जैसे आपकी नासा से आप श्वास लेते हो तो एक टाइम में आपकी जनरली एक ही साइड जो है डोमिनेंसी के साथ काम करती है, कि श्वास ये तो राइट साइड से अच्छे से आ रहा होगा या लेफ्ट साइड से अच्छे से आ रहा होगा। तो कह रहे हैं जिस समय आपकी मान लो राइट साइड से श्वास आ रहा है और पेशेंट को पेशेंट का जो कहते हैं तीमारदार, मतलब उसके जो सगे संबंधी को बुलाने आया आपको, तो वो आके उसी साइड में बैठा जिधर आपका श्वास चल रहा है उस समय। ठीक है, तो मतलब अच्छा है रोगी के लिए कि रोगी बचेगा। ठीक है, अगर दूध सजीव दिशा में आकर बैठेगा तो रोग साध्य होगा। दूध को मार्ग में शुभ शगुन दिखे तो रोगी के लिए अशुभ होता है। ठीक है, दूध जो बुलाने आया है, सोचो रास्ते में उसे मेला मिल जाए, कहीं मेला चल रहा हो बढ़िया सा खूब, या कहीं शोभा यात्रा निकल रही हो, सोचो आप। ठीक है, तो क्या लगता है पेशेंट के लिए अच्छा है? अच्छा नहीं है ना, कि वो रुक जाएगा, गाड़ी से आ रहा होगा फंस जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो मतलब उसके लिए अच्छा नहीं है कह रहे हैं रोगी के लिए, अगर दूध को मार्ग में अच्छी चीजें दिखाई दें। अगर वैद्य को अच्छी चीजें दिखाई दें, डॉक्टर को अच्छी चीजें दिखाई दें, तो कह रहे हैं तो शुभ है। मतलब कि ईश्वर उसे इशारा दे रहा है कि भाई सब कुछ ठीक होने वाला है, जाओ काम कर लो अपना, ऐसा करके। अब याद करना है तो याद कर लेना। जरूरी बात क्या है बेटा, ये अगला पॉइंट जो है, सवाल इसके ऊपर आते हैं तो बिल्कुल रट लेना आपको। ये पॉइंट पे सवाल आता है कि सपने में अगर जलोका, भ्रमर, सर्प ये काट ले तो इसका मतलब है कि रोगी स्वस्थ हो जाएगा। यानी ऐसा दिखाई दे रहा है मान लो रोगी को कि मुझे आज सपने में जलोका ने काट लिया, भ्रमर ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, तो कह रहे हैं अच्छा है उसके लिए, वो ठीक हो जाएगा जल्दी। वो कह रहे हैं लेकिन अगर व्यक्ति पहले से ही सही है, नॉर्मल एक व्यक्ति है, उसको दिखाई दे जाए चीजें स्वप्न के अंदर, तो मतलब उसको धन की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, आगे देखें। नर देह में 10 रंध्र माने गए हैं और नारी देह में 13 रंध्र माने गए हैं, तो ये मैं आपको श्रोतस से पढ़ाऊंगा, तो वहां श्रोतस में देखेंगे इस पॉइंट को, तो फिलहाल याद रखोगे। तो नर देह में 10 रंध्र और नारी देह में 13 रंध्र, नंबर याद रखेंगे इनके। सुश्रुत का जो है एक एक नंबर कम हो जाता है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, सुश्रुत के अंदर 9 और 12 हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए कला। तो कला इनकी 7 है, देख लोगे, मैं डिफरेंस पूछूंगा अभी, ये लोग बताएंगे। तो देख पा रहे हो, मांस धरा, रक्त धरा, मेद धरा, यकृत प्लीहा, आंत्र धरा, अग्निधरा और ऋतुधरा। तो मुस्कान बता रही है, मुस्कान कौन कौन सा डिफरेंस है शारंगधर का सुश्रुत से? फोर्थ में है यकृत सारंगधर में बोला है, और सुश्रुत में श्लेष्म धरा बोला है। उसके ठीक है, बाद तो यहाँ लिख सकते हो सुश्रुत श्लेष्मधरा। एक प्रेफरेंस तो ये है, फोर्थ वाली जो कला है यकृत प्लीहा, सुश्रुत ने इसको श्लेष्मधरा बोला है। हाँ, और मुस्कान? फिफ्थ वाली को पित्त धरा बोला है, और यहाँ पे आंत्र धरा बोला है। ऐसे लगभग सेम, बट वर्ड का अंतर है। पित्त नहीं पुरीश है। आंत्र में पुरीश है। अग्नि में आंत्र की पित्त जगह, धरा है। आंत्र में पुरीश है। पुरीश है, आंत्र में पुरीश है बेटा, और तो ऐसा कर लो, आंत्र में, आंत्र की जगह पुरीश धरा है, और अग्निधरा की जगह अग्नि में पित्त नहीं, धरा है। पित्त पित्त धरा है। धरा।
ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंस है। ये सुश्रुत के बता रहे हैं। सुश्रुत की फोर्थ वाली जो है वो है श्लेष्मा वाली, श्लेष्म धरा कला। फिर पांचवी आंत्र की जगह पुरीश धरा है, और छठी अग्नि धरा की जगह कह रहे हैं पित्त धरा है। तो ये डिफरेंस है, याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए आशय। आपको याद रखने हैं बेटा नंबर के साथ, ये कि पहली मास फिर रक्त फिर मेद, ऐसा नंबर याद रखने जरूरी है। नेक्स्ट देखोगे आशय, तो पुरुष में 7 आशय हैं। 7 आशय देख लो, रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस नंबर याद रख लेना। श्लेष्माशय, आमाशय, अग्नाशय, पवनाशय, मलाशय, बस्ती, जीव रक्ताशय, ऐसा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हृदय जो होता है हमारा। तो खैर नंबर याद रखोगे 7। और स्त्रियों में कह रहे हैं 10 होते हैं आशय। एक्स्ट्रा कौन से हो गए वो याद रख लेना। 2 स्तन्याशय, एक गर्भाशय। यही चाहो तो लिख लो, एक पॉइंट ऐड कर लोगे। लिखो स्तन्याशय का प्रथम उल्लेख, बोलोगे? सुश्रुत। शारंगधर। सारंग। शारंगधर बेटा, शारंगधर जो नाम लिखा है यही तो है, दिखाई तो दे रहा है सामने। तो स्तन्याशय का प्रथम उल्लेख शारंगधर, और स्तन्य वह स्रोतस का प्रथम उल्लेख, अब बोलो? सुश्रुत। सुश्रुत। ठीक है बेटा, तो स्तन्य वह स्रोतस, हमने कहा था सा वालों को सा के साथ मैच करना है हमेशा, सुश्रुत के साथ ही जाएगा। तो स्तन्य वह स्रोतस दोनों सा से आ रहे हैं, तो सुश्रुत आंसर लगाना है। जबकि स्तन्य आशय, तो ये आशय है, तो ये शारंगधर ने दिया है। ठीक है, आगे देखिए। धातुओं के कर्म क्या होते हैं, जो आप धातुएं पढ़ते हो क्रमशः, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कि वो क्या क्या काम करती हैं बॉडी के अंदर। तो एक ट्रिक है, वो लिख लोगे जिनको नहीं पता है। लिखो कि पीजी ले। बीज ले सदा पूर्ण। ठीक है बेटा, पीजी ले सधा, सधा लिखना सदा की जगह, सधा पूर्ण गर्भ। तो हमारे याद करने की ट्रिक मतलब ये है इसके अंदर, कि जो बच्चा जो है पूरी तरह तैयार हो चुका है ना, तो मतलब अगर बच्चे अपने आप को कंसिडर करो आप लोग कि पूरी तैयारी जिसकी हो जाएगी वो सिलेक्शन ले जाएगा, मतलब ये है कहने का। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, सिलेक्शन पर ध्यान आया मुझे, मैंने आपके साथ एक नोटिस शेयर किया है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, उसमें एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, खासकर नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। ध्यान रखना, कई लोगों की इंटर्नशिप अभी क्या हुआ है, जस्ट उनका रिजल्ट आया है अभी पिछले 2 4 5 दिन के अंदर। ठीक है, और इंटर्नशिप शुरू नहीं की है उन्होंने। आज वाले नोटिस के अंदर बिल्कुल क्लियर एक बात लिखी हुई है, पहला, कि जो एग्जाम है हमारा AIA PGT, उसके लिए डेट नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं वो, एक बात। ठीक है, जो लास्ट डेट कर दी उन्होंने जुलाई लास्ट, वो ही रख रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे। दूसरी बात भी उन्होंने क्लियर कर दी है कि इस बार जो है मैक्सिमम जगह पे टाइम पे चीजें सब कंप्लीट हो गई हैं, तो इसलिए वो एक्सटेंशन नहीं दे रहे, सोचो। तो नेक्स्ट टाइम तो 100% है कि अब तो चीजें टाइम पे होंगी होंगी। ठीक है, उन्होंने साथ में ये भी लिख दिया है कि अगली बार का जो एग्जाम है उसमें ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो जिन बच्चों का लॉस हो रहा है तो वो घबराए नहीं। तो आपका अप्रैल में फिर एग्जाम हो जाएगा और सेशन शुरू हो जाएगा फिर टाइम पे। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये बात कंफर्म हो गई है अब, कि अगली बार का एग्जाम जो है वो अप्रैल में होने वाला है, ये तय बात है। ठीक है, तो यानी अगली बार का एग्जाम टाइम पे हो जाएगा। तो दोनों बैच के बीच में डिफरेंस रहेगा तो 6 7 महीने का रहेगा मैक्सिमम, एडमिशन होते होते चीजें जो होती हैं। ठीक है, तो अप्रैल के लिए बिल्कुल तैयार रहना। इंटर्नशिप शुरू नहीं की है अगर, सोच रहे हो आराम से कर लोगे, तो बेटा बिल्कुल लापरवाही नहीं करोगे। अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, और हो सकता है कि अगली बार जून लास्ट हो बिल्कुल एग्जाम के लिए, कि जून के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं। तो तब तक इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेना, वरना बिना मतलब 2 4 5 दिन के चक्कर में आपका पूरा साल चला जाएगा। ये तय है बात। ठीक है, तो इसको बिल्कुल तय समझ लो कि एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है। इंटर्नशिप शुरू कर देनी है जल्दी से जल्दी, बिल्कुल डिले नहीं करोगे। सर मई तो जिनकी इंटर्नशिप अभी स्टार्ट हुई है वो लोग सेफ साइड में है ना, अगर हाँ मई में स्टार्ट हो गई हाँ है तो। हाँ, अभी से तो मई कोई में दिक्कत नहीं। स्टार्ट हुई सर 7 को। ठीक है बेटा, वो तो हो जाएगी आप लोग की तो कंप्लीट, है ना। तो लेकिन बस दिन डिले मत करना। इसमें भी कई लोग गलती कर लेते हैं कि इंटर्नशिप शुरू कर दी। देखो आपके जो वहां पे भी ऑफिसर होंगे जिनके अंडर में आप हो, ठीक है, उनसे अपने बॉन्डिंग जो है ठीक बना के रखना। कभी भी ये नहीं वो डांट दे कुछ कह दे, गुस्से में लोग कई बार क्या करते हैं कि छोड़ दिए, गए नहीं रहे, हम जा नहीं रहे, हम तो कहीं और से कर लेंगे, इस तरह की चीजें कर दे, तो उसमें 10 15 20 दिन खराब हो जाते हैं। कई बार जिद में लोग अड़ जाते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं देते, है ना। तो वो चीज ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना। तो जहां भी कर रहे हो अपनी इंटर्नशिप, तो अपनी बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग रखना, कि कभी कोई काम ना रुके, है ना। कभी गलत मत बोलना, क्योंकि फिर सॉरी बोलने का ऑप्शन खुला रहता है, वरना वो बंद हो जाता है। जब आप कभी गुस्से में या बदतमीजी से बात कर लेते हो तो वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। आगे देखते हैं, चलो।
तो धातु कर्म में आपको बता रहा था, एक ट्रिक बता रहा था आपको कि पीजी ले सदा पूर्ण कर्म। तो इसका मतलब हमने ऐसे याद किया कि जो बच्चा मतलब पीजी की तैयारी कर रहा है और वो अच्छे से तैयारी कर लेगा पूरी, मतलब पूर्ण हो चुका है वो तैयारी करके अपने, है ना, तो वो पीजी ले जाएगा। तो उस पर हमने याद किया है पीजी ले सदा पूर्ण कर्म मतलब क्या है, देखो। पहली है रस धातु, उसका काम है प्रीणन, पी का मतलब प्रीणन। दूसरा जी से जीवन, पीजी। फिर ले से लेप, सा का मतलब स्नेहन, धा सधा लिखा है, हमने सदा नहीं लिखा। धा मतलब धारण, पूर्ण यानी पूर्ण, और गर्भ यानी गर्भ उत्पादन। तो समझ सकते हो धातुएं हैं, रिलेट करते चले जाओ। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 21 धातु का क्या काम है, तो आप इस ट्रिक से इजिली निकाल दोगे। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है शुक्र का स्वरूप। शुक्र कैसा होता है, तो स्फटिक आभम, मतलब वही व्हाइट कलर के लिए कहना चाह रहे हैं। द्रवम, स्निग्धम, मधुरम और मधुगंधी चा, ये भी ध्यान रखना, मधुगंधी और स्फटिक की आभा वाला, और द्रव है ये भी देख सकते हो यहाँ पे, है ना। आगे चलता है। सप्त धातुएं, उनके मल और उनकी उपधातु। तो जो याद करनी है पहले मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, और चीज बाद में देख लेना। तो याद बेटा क्या रखना है, एक तो ये देखोगे कि इन्होंने अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना, इन सब की भी उपधातुएं बता दी हैं, सॉरी मल बता दिए हैं। तो देखो मल और उपधातु दोनों चीजें हैं, यहाँ देख पा रहे हो उपधातु है और यहाँ देख पा रहे हो मल। तो याद क्या रखना है, एक तो याद रखोगे, ये देखोगे कि मज्जा का मल क्या है, तो नेत्र का मल। मज्जा का मल, नेत्र का मल। एक देख रहे हो शुक्र का मल क्या है, तो मुख की स्निग्धता और पिटिका, ये क्या है मतलब एक्ने वल्गैरिस। ठीक है, मुख दूषिका जिसको हम बोलते हैं उसके लिए लिखा हुआ है, लिख लेना मुख दूषिका। इस शुक्र का मल माना है, एक्ने वल्गैरिस जो होता है। और यहीं पे एक पॉइंट ऐड कर लेना कि मोस्ट कॉमन स्किन लीजन, ठीक है, कि सबके लाइफ में लगभग कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो हाँ बेटा, तो वो यही है एक्ने वल्गैरिस। ठीक है, एक्ने जो होता है मोस्ट कॉमन है, सबने फेस किया होता है उसको। ठीक है, तो ये दो चीजें जरूर याद रखनी है। इधर देखोगे उपधातु के अंदर, उपधातु में दो याद रखने हैं स्पेशली। एक तो मज्जा की उपधातु क्या है, तो सामने लिखा है केश। मज्जा की उपधातु केश बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। और शुक्र की देख पा रहे हो आप, तो ओज, ये भी देख लेना, शुक्र, ओज। बाकी आप जल्दी से रीडिंग लगा लोगे। तो रस का मल क्या है, तो जीवा, नेत्र, कपोल, इनका जल जो है मतलब। रक्त का तो रंजक पित्त कह रहे हैं। मांस का कर्ण कमल, ये देख लेना कर्ण कमल कहाँ का है और नेत्र कमल कहाँ का है, तो नेत्रमल मज्जा और कर्णमल तो मांस, ये ध्यान रखना। मेद का कह रहे हैं नासा, दंत, कक्षा, मेढ्र, इन स्थानों का मल। अस्थि का मल जो है वो नख। मज्जा का, नेत्र का मल, शुक्र का मुख्य स्निग्धता और पिटिका है। उपधातु की बात करें तो रस का स्तन है, रक्त का रज, मांस वसा, मेद स्वेद, अस्थि दांत, मज्जा केश, जो याद रखना आपको स्पेशली, और शुक्र का ओज। ठीक है, बाकी का याद करने इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि चरक के मैं याद कराता हूँ, वही याद करने होते हैं, वो मेन है। ठीक है, तो इस पे नहीं इतना फोकस करोगे। केश जो है मज्जा का, वो स्पेशली याद रखना आप। नेक्स्ट है बेटा त्वचा कितनी होती है, त्वचाएं होती हैं 7। त्वचा के भेद 7 है, यहाँ ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है त्वचा के बारे में, इतनी बात है। ब्रेक का टाइम हुआ, एक ब्रेक लो, वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे यहीं पे, पेज नंबर 283। 10 मिनट्स सेम आईडी, ठीक है। थैंक यू।